चलो बेटा चलो पढ़ते हैं। हाँ तो बताओ, देखो हेडिंग लिखा हुआ आपके सामने में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम करके, और इसी को हम लोग लास्ट में छोड़े भी थे, इसको ख़त्म भी करना है बहुत जल्दी। उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर जाएंगे। पहले डिस्प्ले में सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है एक बार मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि फ्रंट कैमरे से यही दिक्कत होता है, क्योंकि सही पूरा पोर्शंस आता नहीं अच्छे से। हाँ बेटा अब तो मेरे ख्याल से सही आ रहा है, क्योंकि मैं देख भी रहा हूँ फ्रंट कैमरे से। मेरे पास फ़ोन चूँकि 2 ही तो है, एक में सिम लगा नहीं है। आवाज़ प्रॉपर आनी चाहिए और प्रॉपर आ भी रही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो हेडिंग डालो और यहाँ पर से हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो मैंने ये बताया था बेटा कि स्पेक्ट्रम का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन्स को हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वो अपने लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की ओर चले जाता है, और जब वो अपने हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की ओर रिटर्न होता है, उस केस में कुछ एनर्जी को वो एमिट करता है या बाहर निकालता है, और इसी के कॉरिस्पॉन्डिंग इसी के अनुसार वह कुछ कलर देता है, या एनर्जी को जब वो बाहर निकालता है या उत्सर्जित करता है, उस केसेस के अंदर में वो कुछ ना कुछ कलर प्रोवाइड करता है, जिसको हम लोग क्या बोले थे, स्पेक्ट्रम बोल के रखे थे। तो ये तो हमको बात क्लियर हो गया था कि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करने पर हमें 100% स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। अब हमको ये भी पता है कि हाइड्रोजन के अंदर में 1 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो जैसे मैं उस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अगर मैं क्या करता हूँ बेटा, लाइट प्रोवाइड करता हूँ या एनर्जी प्रोवाइड करता हूँ, तो वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, और हायर एनर्जी लेवल से जब लोअर एनर्जी लेवल में रिटर्न आएगा तो कुछ ना कुछ केसेस के अंदर में वो स्पेक्ट्रम उत्पन्न करेगा। ये तो बात हमको पिछले क्लासेस के अंदर में भी क्लियर हो गया था। अब हमको ये देखना है कि जब इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड करी जाती है तो वो कौन सा एनर्जी लेवल से कौन सा एनर्जी लेवल में जाता है, या फिर ऐसे बोल दूं कि कौन सा एनर्जी लेवल जाने के बाद कौन सा एनर्जी लेवल में अगेन रिटर्न आता है। इसी बात को हम लोग समझने वाले हैं। देखिए कैसे, तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर हाइड्रोजन के कुछ एटम्स बनाता हूँ। जैसे देखिए कैसे, ये मेरा न्यूक्लियस है बेटा, इधर मेरा पहला ऑर्बिट होगा, थोड़ा सर्कल बन जा, ये दूसरा ऑर्बिट होगा, ये तीसरा ऑर्बिट होगा, ये चौथा ऑर्बिट होगा। लेकिन जितना भी होगा, क्योंकि इसके पास केवल और केवल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हाइड्रोजन के अंदर में कितने होते हैं, 1, तो मैं सिंपल सा अगर इस एटम्स के अंदर में इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, कुछ इस तरह से। ये इलेक्ट्रॉन्स है। अब मैंने क्या करी है कि इस इलेक्ट्रॉन्स को या इस एटम्स को मैंने लाइट प्रोवाइड करी है। जैसे मैं लाइट प्रोवाइड करता हूं तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है, कहां, इस एनर्जी लेवल से यहां भी हो सकता है, यहां से यहां भी हो सकता है, ये यहां से यहां हो सकता है। डिपेंड ये करता है कि आप उस इलेक्ट्रॉन्स को कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करे हो। देखिए कैसे, मैं क्या बताता हूं कि ये इलेक्ट्रॉन्स है, इसको मैंने कहा दिया यहाँ से लाइट दिया है, या इस लाइट को आगे जाके मैं आपको बताया हूँ कि लाइट को ही हम लोग फोटोन कहते हैं। ये आज मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा क्यों फोटोन कहा जाता है। लेकिन फिलहाल में लाइट या फोटोन हम इस इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे इस इलेक्ट्रॉन्स को लाइट प्रोवाइड करी जाती है तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन यहाँ से उड़ करके, एक काम करता हूँ मैं पहले इसको एनर्जी लेवल बता देता हूँ। कैसे, इसको बोल देता हूँ एनर्जी लेवल E1, इसको बोल देता हूं E2, इसको बोल देता हूं E3, और इसको मैं बोल दे रहा हूं E4। तो इस तरह से मैंने इसको एनर्जी लेवल के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया है। इलेक्ट्रॉन्स को जैसे आपने एनर्जी प्रोवाइड करी, हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां चले जाए, पहले से दूसरे में चले जाए। ये भी हो सकता है कि थोड़ी सी और ज़्यादा आप एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस एनर्जी लेवल से नहीं, उससे ज़्यादा वाले एनर्जी लेवल में जा सकता है। दैट मीन्स कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि या इलेक्ट्रॉन्स इस एनर्जी लेवल से यहाँ भी जा सकता है, और अगर और एनर्जी लेवल दोगे तो ये कहाँ से कहाँ चले जाएगा, E1 से E4 में चले जाएगा। अगर और आप दोगे तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि E4, E5, E6, E7 इस तरह से मैनी टाइप्स, मतलब और भी एनर्जी लेवल्स में ये आसानी से जा सकता है। ये बात तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब बेटा ये भी बात है, तो चला तो गया, वापस भी आना पड़ेगा। तो कुछ टाइम बाद 10⁻⁻10 सेकंड के आसपास में जब ये वापस आता है, मतलब यहां से इस एनर्जी लेवल से ऊपर वाले एनर्जी लेवल से नीचे वाले एनर्जी लेवल में आता है, तब कुछ केसेस के अंदर में या
इस केसेस में ये इलेक्ट्रॉन अपने एनर्जी को बाहर निकालता है और कुछ ना कुछ एक कलर देता है जिसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्योंकि ये बात तो हमको समझ में आ गया है कि ये जो लाइट हम दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को नहीं दे रहे हैं, हम एक्चुअली में एटम्स को दे रहे हैं, क्योंकि एटम्स के अंदर में ही इलेक्ट्रॉन्स है। तो उस इलेक्ट्रॉन्स के एक्साइटेशन, या मैं ऐसे बोलूं कि लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में, और अगेन जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो वो एनर्जी को एमिट करता है। उस केसेस के अंदर में ये स्पेक्ट्रम देता है। तो बताओ बेटा कि हमने लाइट किसको दिया है, तो आप बोलोगे कि एटम्स को दिया है, और लाइट एटम्स को देने पर स्पेक्ट्रम जनरेट हो रहा है या स्पेक्ट्रम उत्पन्न हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको कौन सा स्पेक्ट्रम बोलते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो डिफाइन कैसे करेंगे, आप सिंपल बोल सकते हो कि हाइड्रोजन को जब लाइट दी जाती है तो उसका इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चले जाता है, और जब ये हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल आते हैं तो कुछ स्पेक्ट्रम जनरेट करता है। इस स्पेक्ट्रम को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि हाइड्रोजन के द्वारा उत्पन्न की जाने वाली स्पेक्ट्रम को हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। आप ऐसे ही बोल सकते हो। तो आप लिख लो, अगर लिखवाना चाहूँ तो मैं लिखवा भी सकता हूँ। क्या लिखिएगा कि जब हाइड्रोजन को, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, हाइड्रोजन को लाइट दी जाती है, लाइट ना बोलो आप इसको एनर्जी बोल दो, एनर्जी दी जाती है तो इसका इलेक्ट्रॉन एनर्जी को ऑब्जॉर्व करके, ऑब्जॉर्व का मतलब होता है बेटा अवशोषित करके, एनर्जी को ऑब्जॉर्व करके अपने लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जंप कर जाता है, और जब यह हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में रिटर्न होता है, एनर्जी लेवल में रिटर्न होता है तो या स्पेक्ट्रम देता है जिसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं, जिसे H स्पेक्ट्रम कहते हैं। मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, H स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये आपका हो गया बेटा डेफिनेशन। मेरे ख्याल से आपको ये बातें तो ज़रूर समझ में आ गई होगी। नहीं आई हैं तो एक बार मुझे बता दो कि आपको कहीं पर प्रॉब्लम आया क्या। मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। तो कॉपी कर लो, और साथ ही साथ अगर हो जाएगा तो मैसेज कर देना ताकि आपको मैं बता पाऊँ। तो ये मैं आपको बता दिया बेटा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता क्या है और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किस तरह से डिफाइन करी जाती है। अब हम लोग यहाँ पर ये देखने वाले होंगे कि इसका टाइप्स कौन कौन से होते हैं, मतलब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कौन कौन से हो सकते हैं। ये एक्चुअली ये पूछा भी जाता है। एक लड़की बोल रही है वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है। वीडियो क्लियर आ रहा होगा, आपके फ़ोन पे नेटवर्क नहीं होगा, ये भी हो सकता है। ठीक है बेटा, इसको मैं रफ कर रहा हूँ और चलिएगा देखिए कैसे। अब मैं आपको यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँगा
जिसके लिए मुझे बड़ी डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इस टॉपिक को मैं थोड़ा रफ कर रहा हूँ। देखिए कैसे बेटा, मैं क्या करता हूँ, अब ऑर्बिट या एनर्जी लेवल को कुछ अलग तरीके से बनाना पसंद करूँगा। देखिए कैसे, ये मेरा न्यूक्लियस है, ये मेरा पहला ऑर्बिट है, ये मेरा दूसरा ऑर्बिट है, ये तीसरा ऑर्बिट है, ये चौथा ऑर्बिट है, ये पांचवा ऑर्बिट है, और इसी तरह से और अगर मैं बनाऊं आगे तो ये सिक्स्थ ऑर्बिट भी बन जाएगा। देखिए कैसे, तो ये हो जाएगा बेटा मेरे सिक्स्थ ऑर्बिट। अब क्या करो, इन ऑर्बिट्स का आप नाम दे दो। मैं क्या बोल देता हूँ, n=1, इसको दे दो n=2, इसको 3, इसको n=4, इसको बोलोगे n=5 और इसे बोलोगे n=6। तो मैंने इस तरह से कर दिया। अगर आप और चाहो तो और भी बना सकते हो कि ये मेरा एनर्जी लेवल कौन सा है, 7 है, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो, ये मैंने ऑर्बिट को रिप्रेजेंट किया है कि पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, इस तरह से मैंने इस ऑर्बिट को रिप्रेजेंट किया है। आप चाहो तो, या अब क्या चाहे मैं खुद भी कर देता हूं कि जो एनर्जी ऑर्बिट नंबर 1 था उसको मैं चाहूं तो एनर्जी लेवल 1 बोल सकता हूं। तो अब मैं क्या करता हूं, इस साइड में इसको एनर्जी लेवल से रिप्रेजेंट कर देता हूं। देखिए कैसे, तो ये मेरा E1 है, ये मेरा E2 होगा, ये मेरा E3 होगा, ये मेरा E4 होगा, ये मेरा E5 होगा, और ये मेरा E6 होगा, ये मेरा E7 होगा। ठीक है, एक चीज और ध्यान से देखिएगा कि जो किसी भी इलेक्ट्रॉन्स का जो लोएस्ट एनर्जी लेवल होता है, मतलब सबसे कम ऊर्जा वाला जो भी ऑर्बिट्स होता है, उसको हम लोग एक दूसरा नाम भी देते हैं, दैट इज ग्राउंड एनर्जी लेवल, या इसी को हम लोग बोल देते हैं ग्राउंड स्टेट। आप दो तरीके से नाम लिख सकते हो। क्या बेटा, ग्राउंड स्टेट, या इसी को हम लोग बोलेंगे ग्राउंड एनर्जी लेवल। सबसे नीचे वाले एनर्जी या सबसे कम ऊर्जा वाले एनर्जी लेवल्स को हम लोग ग्राउंड एनर्जी लेवल बोलते हैं, या इसी को आप ग्राउंड स्टेट भी बोलते हैं। तो आप जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो, मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब हमको ये तो पता है कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर है, अपने ग्राउंड स्टेट में है या ग्राउंड एनर्जी लेवल में है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको जैसे आप एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ जा सकता है, 1 में जा सकता है, ये 2 में भी जा सकता है, ये 3 में भी जा सकता है, ये 4 में भी जा सकता है, ये 5 में भी जा सकता है, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ भी जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपने कितनी एनर्जी प्रोवाइड करी है। अच्छा, बहुत लोगों को दिक्कत होगा कि ऐसा क्यों है बेटा, तो आपको मैं तरीका समझा दूंगा कि किस तरह से ये पॉसिबल है। हाँ, कैसे बोले तो बहुत लेना, वो पॉपकॉर्न बोलते हैं, पॉपकॉर्न को कभी करते हुए देखे हो, मतलब कैसे बनाते हैं, तो उसमें देखना जितनी ज़्यादा ना टेम्परेचर रहता है उतना ज़्यादा पॉपकॉर्न ऊपर की ओर उछलता है, जितना कम टेम्परेचर रहता है पॉपकॉर्न उतना कम रहता है, कम उछलता है। देखिएगा जब वो ना मतलब कि वाइट कलर का बनता है ना, जो नहीं पॉपकॉर्न सॉलिड स्टेट में रहते हैं, सॉलिड स्टेट का मतलब क्या बोले, रेड कलर का रहता है, लेकिन जैसे हम उसको जिसको हम भूनते हैं तो भूनने के बाद वो क्या बन जाता है, पॉपकॉर्न बन जाता है। और पॉपकॉर्न आप देखे होंगे, हाँ बहुत बच्चे बोल रहे हैं, यस बहुत अच्छी बात है आपने बोला है, ठीक है बेटा। तो सिमिलरली वही है कि ज़्यादा आप टेम्परेचर दोगे, जितना ज़्यादा एनर्जी दोगे पॉपकॉर्न उतना ज़्यादा उछलता है। सिमिलरली वही केस है कि आपने अगर इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ी एनर्जी दिया तो यहाँ तक, थोड़ी और ज़्यादा यहाँ तक, इस तरह से जितनी ज़्यादा एनर्जी दोगे ये हायर एनर्जी लेवल की ओर मूव करते जाएंगे। ये बात तो हमको क्लियर हो गई है। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा कैसे कि भाई ये तो चला तो जरूर गया, लेकिन ये कहाँ पर आएगा, ये वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आना पसंद करेगा। तो मैं इतना बताना चाह रहा हूं कि अगर ये N2 से N1 की ओर गया, कहां से गया, N1 से N2 से N1 में आया, चाहिए कहाँ पर आया बेटा, चाहे वो दूसरे से फर्स्ट में आए या ये तीसरे में फर्स्ट में आए, ये कहीं से भी आए, हमको बिल्कुल पता नहीं है ये कहाँ से आ रहा है। लेकिन अगर वो आया कहाँ पर, अपने ग्राउंड एनर्जी लेवल में या इवन एनर्जी लेवल में, तो इस स्पेक्ट्रम का नाम आप दे देना क्या, दैट इज लाइमन। ठीक है बेटा, क्या मैंने बोला, मैंने सिंपल बोला कि
जब इलेक्ट्रॉन्स की वापसी, इलेक्ट्रॉन रिटर्न होना चाहे कहीं से भी, चाहे वो 5 से आए, 4 से आए, 3 से आए, 2 से आए, हमको बिल्कुल पता नहीं है, लेकिन आना कहाँ चाहिए, ग्राउंड स्टेट में आना चाहिए। तो इस स्पेक्ट्रम को हम लोग कौन सा स्पेक्ट्रम बोलेंगे, लाइमन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है यहाँ तक, इसे आप कॉपी कर लो, मुझे और थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देखिएगा कैसे, एक काम और कर लेते हैं, उसके बाद आप एक साथ लिखते जाइएगा, फिर रफ कर दूंगा। बेटा दूसरी बात और कि बाई चांसेस इलेक्ट्रॉन्स जाए कहाँ से, हमको मतलब नहीं, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, जहाँ से भी जाए हमको बिल्कुल मतलब नहीं है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन वापस आ रहा है सेकेंड एनर्जी लेवल में, कहाँ पर, सेकेंड एनर्जी लेवल में, मतलब कि 2 पर, या मैं बोल दूँ E2 पर आ रहा है, तो इस स्पेक्ट्रम को हम लोग कौन सा स्पेक्ट्रम बोल देंगे, इसे हम बोल देंगे बेटा, क्या बोलते हैं भाई, लो, इसको हम बोलेंगे बामर, इसको हम लोग बोल देते हैं बामर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। मैं आपको याद करने का ट्रिक भी सिखा दूंगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये 2 स्पेक्ट्रम मैंने पढ़ लिया है, एक तो लाइमर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और दूसरा मैंने पढ़ रखा है बामर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इसको भी नाम लिख लेते हैं, लाइमन H स्पेक्ट्रम। तो ये आपको तो समझ में आ गया बेटा कि कब कब के केसेस में हम कौन सा स्पेक्ट्रम बोलेंगे। अभी और भी है, अभी मैं आपको सिखाता हूँ, देखिए कैसे, और इसको आप थोड़ा सा कॉपी कर लो, हो जाएगा तो बता देना, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। और किसी को भी प्रॉब्लम आया हो बेटा कहीं पर भी, तो आप मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। हाँ जी, बताना पड़ेगा बेटा, तब मेरे को समझ में आएगा। कंप्लीट हो गया है बोल रही हैं, बहुत अच्छी बात है, यही तो अपने को चाहिए होता है। नो प्रॉब्लम्स। हाँ भाई, जिसको प्रॉब्लम है, जो बच्चे जिनको भी प्रॉब्लम, ज़रूर मुझे बताइएगा। ये आपको समझ में आ गई है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको रफ करता हूँ, ये वाली पॉइंट को, ठीक है, ताकि मैं आपको और जो 5 टाइप की स्पेक्ट्रम है, 5 स्पेक्ट्रम है, उन 5 स्पेक्ट्रम को आपको आसानी से एक्सप्लेन कर दूँ। सेम वही वाली केसेस है कि इलेक्ट्रॉन्स जाए कहाँ से मतलब हमको नहीं है, लेकिन वापस अगर आता है कहाँ पर, थर्ड एनर्जी लेवल में, ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, और ये कहाँ से आता है, थर्ड एनर्जी लेवल में। तो अगर कभी भी इलेक्ट्रॉन्स थर्ड एनर्जी लेवल में रिटर्न हो जाता है या वहीं पर आकर वापस आता है, तो उस स्पेक्ट्रम को हम लोग बोलते हैं, फॉर्मूला बना लेते हैं, LOBP। ये फॉर्मूला है बेटा, मैं आपको सिखाऊंगा, वैसे ये तो अभी अपने ट्रिक्स के लिए बना रहा हूँ। P को हम लोग बोलते हैं पास्चन, क्या बोलेंगे, पास्चन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो ये मैं आपको समझा दिया कि ये कौन सा स्पेक्ट्रम होगा। अच्छा बेटा, बहुत अच्छी बात है, इसे आप कॉपी करो, फिर आपको 2 और मैं समझा देता हूँ, नहीं यहीं पर स्पेस तो है मेरे पास जिसे समझा सकता हूँ। और यहाँ पर देखिएगा कि अगर कभी भी हाइड्रोजन कहाँ पर आए, 4th एनर्जी लेवल में, मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहीं से आए और कहीं से भी आए, ये कहाँ पर आके रुक जाए, 4th नंबर पर, तो इस स्पेक्ट्रम को हम लोग क्या बोल देंगे, दैट इज बामर, नहीं ब्रैकेट स्पेक्ट्रम, ब्रैकेट बोलेंगे। ब्रैकेट का मतलब कोष्टक नहीं है भाई, ये स्पेक्ट्रम का नाम है, ब्रैकेट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये हो गया बेटा। तो ये मैंने लास्ट एक बात और बचा है, 5 में एक ही साथ लिख देता हूँ, लाइमन लिख दिया, बामर लिख दिया, पास्चन। मैं नंबर वाइज भी लिख देता हूँ भाई, ये पहला नंबर का है, ये दूसरा नंबर है, 3rd नंबर है, ये 4th। हालांकि मेरे पास ट्रिक्स है, पता चल जाएगा आप लोग को। नेक्स्ट और बेटा इसको भी एक साथ कर लेते हैं। अगर वो रिटर्न कहाँ पर आता है, 5th ऑर्बिट्स में आता है, यहाँ पर, यहाँ से आए, चाहे यहाँ से आए, चाहे कहीं से आए, हमको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है, पर आना कहाँ चाहिए, 5th ऑर्बिट्स में आना चाहिए या 5th एनर्जी लेवल में आना चाहिए। तो इस स्पेक्ट्रम को हम लोग नाम दे देते हैं पी फंड। इसी को कभी कभी हिंदी के बुक्स में पी फुंड भी लिखे रहता है, कोई पता नहीं है, कोई मतलब नहीं है, आप इसे पी फंड बोलो या पी फुंड बोलो, आप तो लिखेगे वही चीज़ें। तो आपको ये 5 टाइप की स्पेक्ट्रम मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है बेटा, ध्यान से इस पर कॉपी कर लो। अगर आपको, अभी हम इसको और थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करेंगे एक चार्ट के द्वारा।
ये तो मैंने आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि कब कब केसेस के अंदर में हम क्या क्या बोलेंगे। पहले इसे आप कॉपी करो, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं एक बार और एक्सप्लेन करूँगा। हाँ भाई, दिक्कत तो बताइएगा। ड्राइंग दोनों बनाना है? हाँ दोनों, मतलब हाँ ये दो बनानी ही बनानी है। साथ ही साथ आपको और मैं एक तरीका बताने वाला हूँ, उसको भी आप बता सकते हो आराम से। और अगर इसमें आपको क्लियर नहीं होगा तो मैं आपको फिर से एक दूसरे तरीके के द्वारा भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, जहाँ हम 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। मतलब पहले बार में ये वाला डायग्राम बनाएंगे, दूसरे वाले में ये, तीसरे बार में ये, चौथे बार में ये, पांचवी बार में हो, तो 5 डायग्राम को बनाना पड़ेगा। इससे अच्छा कि अगर इससे आपको क्लियर हो गया होगा तो आपको 5 डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपको इसमें थोड़ा सा होच पोच लग रहा होगा, या फिर ऐसे बोल दूं कि जहां पर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही होगी, तो आप बता दो, मैं आपको दूसरे डायग्राम के द्वारा भी एक्सप्लेन कर दूंगा। नो प्रॉब्लम, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो फिर उसका सॉल्यूशन भी नहीं है, मतलब सॉल्यूशन है बट प्रॉब्लम नहीं है तो हम बताएंगे नहीं। तो रफ करते हैं बेटा। अब देखिएगा इन ब्रैकेट को क्या मतलब मैं समझाने वाला हूँ। अच्छा बेटी ध्यान से देखिए क्या मैं समझाने वाला हूं। यहां बस ये मैं बताने वाला था कि भाई अगर मैं लाइमन स्पेक्ट्रम के लिए बोलूं, इस स्पेक्ट्रम के लिए, तो एनर्जी लेवल लोवेस्ट कौन सा है? आप बोलोगे E1 है, वेरी गुड, या N1 बोल सकते हो। लेकिन अगर मैं आपको बामर के लिए पूछता तो आप क्या बोलोगे? E2 है या N2 बोलोगे। लेकिन अगर मैं पास्चन के लिए पूछूंगा तो क्या बोलोगे? ग्राउंड स्टेट E3 या नहीं E4 बोलोगे, सॉरी E3 बोलोगे या N3 बोलोगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ दूं कि बताओ पी फंड क्या था बेटा? हाँ लो बीपी, हाँ जो भी होगा देख लेंगे, बिना ट्रिक्स के याद नहीं आता ना। आपको केवल इतना बताना चाह रहा था कि जहां पर इलेक्ट्रॉन वापस आके रुका है उसी को हम लोग क्या नाम देना पसंद करेंगे? ग्राउंड स्टेट। तो चलिएगा कैसे, यहां पर मैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के नाम लिख दे देता हूं, या यहां पर लिखता हूं H स्पेक्ट्रम। और ये H स्पेक्ट्रम कौन कौन से हैं, याद करने का तरीका कुछ इस तरह से होगा। कैसे? यहां पर लिख लेना बेटा, लो ब्लड प्रेशर बीपी बोलते हैं, बीपी, और फिर उसे रिपीट कर देना बीपी। तो ये बन जाएगा आपको याद करने का तरीका, ठीक है। एल का मतलब यहाँ पर है लाइमन, और बी का मतलब है बामर, इसको बाल्मर बोलते हैं, बाल्मर नहीं है बेटा, बामर बोलते हैं। पी को हम बोलेंगे पास्चन, और इसको हम बोलते हैं ब्रैकेट, और इसको हम बोलते हैं पी फंड। तो ये मैंने 5 स्पेक्ट्रम बता दिया। नंबरिंग करना चाहो तो कर सकते हो, आपकी मर्जी है, अगर नहीं करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम मेन बात पर आते हैं, क्या हमको समझाना है बेटा। अब आपको यहाँ पर याद रखना है कि इसके लिए ग्राउंड स्टेट कौन सा होगा। हालांकि ये तो बहुत कम पूछने के चांसेस है, लेकिन फिर भी जो पूछेगा आपको वो बता देंगे। यहाँ पर से बेटा इसका याद होना चाहिए आपको एक्साइटेड स्टेट कौन सा है, और साथ ही साथ इसका रेंज कौन सा है, मतलब कि किस रेंज के अंदर में ये पूछा जाता है, वो भी हम ट्रिक के मतलब से समझा देंगे। स्क्रीन से बाहर तो नहीं जा रहा है, स्क्रीन से बिल्कुल बाहर नहीं जा रहा बेटा, आराम से आ जा रहा है। देखो मैं क्या बोला था, लाइमन के लिए ग्राउंड स्टेट n = 1 होता है। अगर आप एनर्जी लेवल बोलना चाहो तो E = 1 लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन एक्साइटेड स्टेट का था बेटा E2 भी हो सकता है, E3 भी। कहाँ से वापस आ सकते थे वो N2 से भी आ सकते थे, N3 से भी आ सकते थे, N4 से भी आ सकते थे, N5, मतलब कहीं से भी आ सकते थे। लेकिन आते कहाँ पर, तो आप बोलोगे N1 पर आना पसंद करते हैं। मतलब ग्राउंड स्टेट कौन सा होगा, n = 1 या E1 बोल सकते हैं, E = 1 या इसे E1 बोलते हैं। तो इसे मैं E = 1 लिख रहा हूं, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट कौन कौन से हो सकते हैं, तो आप बोलोगे n = 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, एटसेट्रा हो सकते हैं। अच्छा रेंज में एक साथ याद करवाऊंगा। दूसरी बात, अगर मैं बामर के लिए पूछूं तो ग्राउंड स्टेट क्या था बेटा, N1 तो नहीं था, 2 था, और जिसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एनर्जी लेवल 2 बोल सकते हैं। अब मुझे बता दो एक्साइटेड स्टेट क्या क्या हो सकते हैं, 2 को छोड़कर जितने ऊपर होते हैं, तो याद कर लो, याद नहीं, यहाँ पर दिमाग लगा लो, कौन कौन से हो सकते हैं। 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है,
और यहाँ पर इट्सेट्रा हो सकता है। इसी तरह से अगर मैं क्वेश्चन के लिए पूछूं तो बताओ ग्राउंड स्टेट तो 3 था, जिसको हमने इक्वल टू क्या मान के रखा था 3, और बता दो इसके लिए ग्राउंड स्टेट के लिए n की वैल्यू क्या क्या हो सकते हैं, मतलब कौन कौन सा एनर्जी लेवल में कौन कौन सा एनर्जी लेवल से ये वापस आ सकता था। तो 3 को छोड़ दो, बाकी लिख लो 4 5 6 7, यहाँ पर लिख लो इट्सेट्रा। यहाँ पर देखते हैं ब्रैकेट के अंदर में, तो ब्रैकेट के अंदर में n इक्वल टू कितना था 4, जिसको हम एनर्जी लेवल क्या बोल सकते हैं 4। और बताओ n इक्वल टू 4 का छोड़कर जितने हायर दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि 5 6 7 इट्सेट्रा, यहाँ पर क्या लिखो 5 6 7 8 इट्सेट्रा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट लिखते हैं पी फंड के अंदर में, इसका ग्राउंड स्टेट की वैल्यू कितनी होती है 4 5th होता है, और इस स्पेक्टर ई के लिए इसकी वैल्यू होती है 5। लेकिन अगर मैं यहाँ पर क्या बोल दूँ कि इसका एक्साइटेड स्टेट कौन कौन से होते हैं, तो हो सकता है 6 7 8 9, यहाँ पर इट्सेट्रा, ये सारे के सारे। अब बेटा ये तो आपको याद हो गया किसके लिए ग्राउंड स्टेट क्या था, एक्साइटेड स्टेट कौन कौन से हो सकते हैं। मेन यहाँ से जो क्वेश्चन पूछ जाता है रेंज कौन कौन से होते हैं, तो याद करने का तरीका है मैं आपको सिखा देता हूँ। देखिए कैसे याद कैसे करते हैं, यू वी आई आई आई, ठीक है। क्या बोला बेटा, यू वी आई आई आई, ट्रिपल आई, आप ऐसे बोल सकते हो यू वी ट्रिपल आई। पहले हुआ करता था ना ए ई ट्रिपल आई, अब ये हो जाता है यू वी ट्रिपल आई। कैसे, यू का क्या मतलब है, तो यू का मतलब है बेटा अल्ट्रा वायलेट। कैसे लिखूँ, इसी पेन से लिखना पड़ेगा। हाँ, क्या लिखूँगा मैं, इसको लिखूँगा अल्ट्रा वायलेट, और इसको हम बोलेंगे विजिबल। मैं कुछ दिन लास्ट दिन बुलाया था, उल्टा हाथ से लिखाता नहीं दोस्त, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखूँगा मैं, विजिबल। आई का मतलब होता है इंफ्रारेड, मैंने आपको बताया था, बट आप लोग याद नहीं करे होंगे, पूरा उम्मीद और विश्वास है मेरे को। और यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर है इंफ्रारेड, ये है, ये रेंज आपको याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन एक बार नीट के अंदर में ही पूछा जा चुका है, मेरे ख्याल से 2018 या 19 के आसपास में है। नीट के अंदर में यही क्वेश्चन पूछा था बेटा। क्या क्वेश्चन था, इसमें से किसी एक को दे दिया था, और एक को देने के बाद उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया था कि भाई इसमें से कौन सा रेंज किसके अंदर में आता है। तो इस अगर आपको ये फॉर्मूला पता रहेगा, ये ट्रिक पता रहेगा, तो आप आसानी से याद कर पाओगे। ये नहीं पूछा था बेटा, ये पूछा था। ठीक है, तो चलिए इसे कॉपी करो। जो भी अगर आप थोड़े से कंपटीशन की ओर मूव करना चाहते हैं, थोड़ा ध्यान दे सकते हैं यहाँ पर। शुरू तो अच्छे बच्चे आते हैं, उसके बाद तो फिर एग्जिट होना शुरू हो जाते हैं। तो बेटा मैंने आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर कर दी है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। अगर ये हो गया होगा तो मैसेज कर देना, फिर आपको मैं आगे समझाता हूँ। कंप्लीट हो गया, वेरी गुड। चलो बेटा इसको मैं रफ कर रहा हूँ। ये हो गया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। यहाँ से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं बेटा, कंपटीशन में ज़्यादातर यहीं से टारगेट करता है। हाँ, हमारे थ्योरी के अंदर में थोड़ी सी बोर्ड जो एग्ज़ाम्स होते हैं हाफ ईयरली, क्वार्टरली, फाइनल, यहाँ से क्वेश्चन जनरली टारगेट नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आपको प्रिपरेशन रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में कभी क्वेश्चन बता के आते नहीं है, तो आपको याद रखनी चाहिए बस। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई। आगे हम लोग एक मेन टॉपिक पे चलते हैं, और वो है बेटा नेचर ऑफ EMR। मैं आपको पिछले क्लासेस के अंदर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ा दिया हूं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अभी हम 2 टाइप्स में पढ़ने वाले होंगे। देखिएगा, जिसको मैं हेडिंग देना पसंद करता हूं, नेचर ऑफ EMR। तो हेडिंग डाल के रखो, नेचर ऑफ EMR, और यहीं से पार्ट 2 भी शुरू हो जाता है, पार्ट 3 एक्चुअली में, नेचर ऑफ EMR। इस बार तो मैं पार्ट में लिखवाया नहीं कौन कौन से पार्ट में पढ़ाते हैं वैसे, लेकिन ये 3 के अंदर में पढ़ाता हूं मैं जनरली। तो चलिए, नेचर ऑफ EMR, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम हिंदी में बोलेंगे EMR की प्रकृति। अब देखिएगा कैसे,
इसको हम दो टाइप में पढ़ने वाले होंगे। एक को हम लोग बोलते हैं ईएमआर की कणिका सिद्धांत, और नहीं कणिका नेचर, क्या बोलेंगे पार्टिकल नेचर, और एक को हम बोलते हैं वेव नेचर। लिख देता हूँ, ध्यान से देखिए कैसे। यहाँ पर बोलेंगे हम लोग पार्टिकल नेचर ऑफ ईएमआर, पार्टिकल नेचर ऑफ ईएमआर, ठीक है बेटा। और उधर हम बोलेंगे वेव नेचर ऑफ ईएमआर, यहाँ पर लिखेंगे वेव नेचर ऑफ ईएमआर, ठीक है। पार्टिकल नेचर ऑफ ईएमआर और दूसरा है वेव नेचर ऑफ ईएमआर, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। देखिएगा पार्टिकल नेचर के अंदर में हम क्या क्या पढ़ने वाले होंगे। तो इसके अंदर में मैं सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगा प्लांक क्वांटम थ्योरी, प्लांक क्वांटम थ्योरी। ये क्या होता है हम देखेंगे। प्लांक क्वांटम सिद्धांत इसको बोलते हैं हिंदी में। इसी के अंदर में हम लोग पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको मैं हिंदी पढ़ाऊंगा उस दिन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा। जबकि वेव थ्योरी के अंदर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे आइंस्टाइन का थ्योरी, आइंस्टाइन थ्योरी। और इसी के बाद इसी में हम लोग एक और चीज़ पढ़ने वाले होंगे। क्या, ये तो हो गया प्लांक क्वांटम थ्योरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टीन थ्योरी। आइंस्टीन थ्योरी के बाद एक और कुछ है, याद नहीं आ रहा है कौन सा है, कुछ तो याद आ जा। एक मिनट देखते हैं ये कौन है। 35 कंप्लीट हो गया, बहुत अच्छी बात है। बस इसको हम पढ़ते बेटा। मुझे ना वेव थ्योरी के वेव नेचर का याद नहीं आ रहा एक्चुअली, मैं क्या बताऊं। और दोनों को मिलाकर, इसका एक सेकंड पॉइंट है मुझे याद नहीं आ रहा है बट कोई बात नहीं। इसको दोनों को मिला के हम लोग एक नया चीज़ पढ़ेंगे और उसको हम लोग नाम देंगे क्या, उसको बोलते हैं डी ब्रॉगली इक्वेशन, डी ब्रॉगली इक्वेशन। ये देखो इतनी लंबा टॉपिक्स है तब जाके ख़त्म हो, ख़त्म नहीं अभी और ये चलेगा, अभी दो चार बहुत चेरी बचा हुआ है इसका। डी ब्रॉगली इक्वेशन, इसी के जस्ट याद नहीं आ रहा है मुझे कौन सा है। आइंस्टीन के बाद, आइंस्टाइन के बाद कौन सा पढ़ा जाता है मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, थोड़ा सा भूल गया हूँ मैं, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चीज़ें और अगर हमारे पास अभी टाइम हो तो सबसे पहले मैं इसको कवर करना पसंद करूँगा और उसके बाद में ये जो टॉपिक रह गया है उसको मैं पसंद करना है, उसको मैं सॉल्व करना पसंद करूँगा, बट कोई बात नहीं है। मैं हाँ ये कंफर्म है, कंफर्म। अच्छा इसके बाद हम लोग इसी के अंदर में क्या पढ़ेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ये आप लिख लो बस, यही चीज़ें हमको डील करना है। अगर हम ये चीज़ डील कर लेंगे तो हम लगभग 75% कवर कर चुके होंगे इस सिलेबस को। तो ये पहले लिख लो, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे वो तो उस दिन मैं बताऊंगा कि इसको हम लोग हिंदी से क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्यों थक गए क्या, बता दे रहा भाई, थक गया होगे तो, क्योंकि 45 मिनट ज़्यादा नहीं हुआ है। 45 मिनट थक जाओगे तो गड़बड़ है, तो साइंस वालों फिर करेक्टर्स नहीं आएगा बेटा। इतना चीज़ें डील करना है अपने को और अपने पास अभी 5 मिनट टाइम बचा हुआ है। नो बहुत अच्छी बात है, बहुत लोग की डेटा ख़त्म हो जाती है इतने टाइम तक। ठीक है, पहले हेडिंग डाल के रखो, प्लांक क्वांटम थ्योरी। बेटा मैं कल स्कूल में क्लास लूँ, फिजिक्स टाइम में शाम को रहेगा ही रहेगा, पर स्कूल में भी रहेगा क्योंकि फिजिक्स वाली क्लास अभी 2-4 दिन तक नहीं होगा। तो अगर आप लोग बोलते हो कि फ़िज़िक्स टाइम में पढ़ा दूंगा तो केमिस्ट्री की कुछ कोर्स खिंचा जाएगा, क्योंकि ये इतनी लेंथी टॉपिक है ना। इसको जब मैं क्लास के अंदर में ऑफलाइन पढ़ाता हूँ 1-1 घंटे के पीरियड में, तब भी ये 1 दिन से नहीं 1 महीने से ज़्यादा लगता है, क्योंकि ये बहुत बेसिक टर्म्स हैं और इसको मैं बहुत डिटेल पढ़ाना पसंद करता हूँ। यस, तो सेम टाइम में पढ़ेंगे बेटा 1:30 बजे। सब लोग आ जाना भाई, जो बच्चे नहीं हैं उनको मैं पहले मैसेज कर दूंगा कल स्कूल पहुंचने के बाद, ताकि आप 1:30 बजे 1:40 में स्टार्ट होता है मेरे ख्याल से, उस टाइम में हाँ पढ़ा दूंगा, आराम से पढ़ा दूंगा।
ठीक है, मेरे को सिलेबस खींचना है। बहुत लोग लग रहे जो कहीं बाहर पढ़ रहे होंगे ना, उनको लग रहा होगा ख़त्म ही नहीं होता है, कितना पढ़ाते हैं, पर डिटेल भी आप देखो कितना डिटेल मैंने पढ़ाया है। जो बच्चे कहीं से अगर कोचिंग कर रहे होंगे तब की बात है, अगर नहीं कर रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर कर रहे होंगे तो भी अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हाँ हेडिंग डाल के रखो बेटा प्लांक क्वांटम थ्योरी। लेकिन अगर मैं इसको पढ़ाया तो आपको दोबारा से ज्वाइन करना पड़ेगा। रीज़न क्योंकि 55 मिनट ख़त्म हो जाएगा, 45 मिनट 50 मिनट मिलता है, 50 मिनट ख़त्म हो जाएगा। 50 मिनट होना चाहिए वैसे। अपने पास कितना टाइम बचा हुआ है? 5 मिनट के आसपास और बचा हुआ है। 12:45 में रहता है, 12:45 नहीं 1:40 मेरे को बोले, अच्छा 1:40 में वो रहता है, 12:45 तब तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि 12:50 से मेरी क्लास रहती है 10th के अंदर में। ठीक है, दूसरे दिन समझाता हूँ मैं प्लांक क्वांटम थ्योरी को, और जो बच गए हैं वो। दिन में हाँ, स्कूल टाइम में।